बिहार एक विचित्र जंगल है और इस जंगल की अगर बात करें तो जिसे आप चूहा समझते हैं वो बिल्ली निकलेगा और जिसे आप बिल्ली समझते हैं असल में वो लोमड़ी निकलता है। और लोमड़ी कुछ दिन बाद खरगोश हो जाता है और खरगोश तो साला कोई यहाँ हिले नहीं है। खरगोश दिन बाद पता चलता है कि खरगोश कुछ दिन बाद वो भेड़िया हो गया। और माफ करिएगा, ये डायलॉग मेरा नहीं है। इस वक्त स्क्रीन पे आप एक पर्सनालिटी को देख रहे हैं और तकरीबन कुछ 1 महीने पहले एक बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज़ आती है जिसका नाम महारानी है। और महारानी में प्रेम कुमार चौबे किरदार में आशिक हुसैन साहब ने बहुत ज़बरदस्त का काम किया है और इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं आशिक हुसैन साहब। स्वागत है पशुपालन मंत्री जी हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार। कैसे हैं पशुपालन मंत्री जी? मैं कुशल मंगल हूँ सर, आप बताइए। तो आपको क्या बुलाएँ, प्रेम कुमार चौबे, आशिक हुसैन या फिर पशुपालन मंत्री? आप बता दीजिए। प्रेम कुमार ओनली, नॉट चौबे, नॉट पशुपालन मंत्री, ओके। क्योंकि अभी तो महारानी से यही नाम मुझे मिला है। या बिल्कुल। तो कैसा और रिस्पॉन्स आ रहा है ये सर? मुझे मेरा लगता है कि ब्लास्ट हिट ये है मेरा ये वेब सीरीज़। सौभाग्य है। जी। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने साल की जो तपस्या है उसका फल हाँ। ईश्वर ने मुझे महारानी के रूप में दिया, और उसमें भी एक जबरदस्त कैरेक्टर, जो सबसे जबरदस्त कैरेक्टर अगर कोई महारानी में है तो मुझे तो ओह! लगता है कि प्रेम कुमारी है, क्योंकि उसके इतने ट्विस्ट एंड टर्न है, इतना हुँ। चेंज ओवर है कि एक अभिनेता के लिए काफी चैलेंजिंग है उसको परफॉर्म करना। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स रहा सर? अभी तक के बाद मुझे लगता है कि कई सारे आपके ऑडियंस और फैन्स के कॉल वगैरह आते होंगे, मैसेज आते होंगे। कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? करेक्ट, करेक्ट। मतलब जीवन में पहली बार इतनी प्रशंसा, इतनी सराहना और इतने लोगों की मतलब दुआएं या आशीर्वाद कह लो, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, मैसेंजर के माध्यम से हो, हाँ, हाँ। व्हाट्सएप के माध्यम से हो। ओके। और मैं इसलिए भी मतलब काफी गदगद था, क्योंकि सभी को पसंद ही आया। मतलब एक होता है हुँ। कि कुछ आप काम करते हो तो 6 लोगों को अच्छा लगता है, 4 लोगों को नहीं लगता, किसी को हाँ। सो लगता है, किसी को लगता है ठीक है। हुँ। बट महारानी का ये प्रेम कुमार इत्तेफाक से हर इंसान को बहुत अच्छा लगा। और इसमें कहीं ना कहीं से जो हमारे निर्देशक हैं, जो या हमारे क्रिएटर हैं, उन्होंने बिल्कुल। जिस तरह से कैरेक्टर को क्रिएट किया था और हाँ। जिस तरह से हमसे करवाया, इसके लिए सुभाष कपूर हो या करण शर्मा, जी। मतलब इनकी मेहनत है जो मतलब मुझसे उन्होंने इस तरह से काम करवाया ऑन स्क्रीन। और जी। काफी अच्छे अच्छे फीडबैक देते थे। जिस डायलॉग से आपने शुरुआत की, प्रेम कुमार के लिए सबसे जो टफ डायलॉग था वो यही था। वो यही था, और मैं इसको लेके हाँ। बहुत परेशान था। एक्चुअली ये जिस तरह से हुआ उस तरह से लिखा हुआ भी नहीं था, अच्छा। लिखा बहुत पोएटिक था। ओके। और जब वो मैं उसको बार बार पढ़ता था तो लगता था इसको कैसे बोलूं, तो बहुत ही पोएटिक है। और हुँ। जब हम लोग इसको शूट कर रहे थे फिल्म सिटी में फेब के महीने में, ओके। तो मैंने करण सर को बोला भी इतना पोइटिक है कि मतलब जो नेचुरलिज्म, जो कन्वर्सेशन आना चाहिए वो मुझसे आ नहीं पा रहा है। एक हाँ। दो बार हम लोगों ने ट्राई किया तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे, और उन्होंने ओके। बोला कि इसकी शुरुआत तुम खैनी खाते हुए करो। हाँ, बिल्कुल वो तो शॉट वो में आपने सीधा खैनी खाया पूछता है। ही है, खैनी खाइएगा। हाँ, गाड़ी में वो। और उसके हुँ। बाद से वहां पर वो डायलॉग उसका आता है कि हम तो हाँ, नौकरी कर रहा है बिहार सरकार का। सरकार का, और हाँ। सीधे डायलॉग होता था कि बिहार एक विचित्र विचित्र जंगल है जंगल है। परवेज, तो वो सीधे स्टार्ट नहीं मिल पा रहा था। और हाँ। करण सर ने फिर आगे की 2 लाइन उसमें इम्प्रोवाइज करके मुझे दी कि जैसे वो बोलता है बिहार सरकार का, तो हुँ। फिर तुम लोग बिहार फिर वो एगो बात जानते हैं। ये जो एगो बात जानते हैं जो लाइन ऐड हुआ ना, ये तो तो टोनल वहां से भी क्वालिटी भी ऐड मुझे, हुई सर। हुँ। हाँ, तो ये करण सर ने अचानक से आकर के मुझे ये टिप्स दिया। एक्चुअली हर सीन में उनके इतने टिप्स मुझे मिलते थे, और वो कहीं ना कहीं से वो मेरे चरित्र को ऐसे ले जाता था। क्या हाँ, है कि हम सिर्फ अपना रोल देख रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो हमारा कैप्टन है जिसके डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, उसके दिमाग में वो पूरी सीरीज है। सीरीज़ है, बिल्कुल। हुँ। तो वो जो फीडबैक देते थे वो मेरे लिए मतलब क्या कहें, मतलब एक डायमंड की तरह होता था। लगता था कि मतलब महारानी में जो प्रेम कुमार है, मतलब जैसे ऊपर वाले ने मेरे लिए ही पूरा एक रचा है, अच्छा है। जिसमें सुभाष कपूर सर है, करण सर हैं और महारानी है। बाकी एक्टर एक्चुअली प्रेम कुमार को लाना था दुनिया के सामने, ऊपर वालों को, और बिल्कुल, ईश्वर बिल्कुल। ने मुझे इस माध्यम से मौका दिया। तो जब वो डायलॉग उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद जब वो इतना नेचुरल हुआ कि हुँ। मतलब वो फिर बोलता है कि बिहार, एगो बात जानते हैं, हाँ। ये जो बिहार है ना,
बहुत है विचित्र जंगल है परवेज। क्या बात, बहुत जबरदस्त, बहुत, ये टोनल क्वालिटी आपकी जबरदस्त है माशाल्लाह सर। मतलब मुझे लगता है कि ये सभी के दिलों पे राज कर रहा है ये डायलॉग, मुझे लगता है। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि एक तो जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीन था, और जी, दूसरा जो सीन था एक एक्टर के लिए वो था जब रानी भारती उसके घर आ जाती है। उस पे हम आएँगे सर, एक उस पे हम आएँगे। मंत्री अभी के थोड़ा-सा घर आपको पर। रोकेंगे, थोड़ा-सा रोकेंगे, उस सीन हाँ। को और एलॉबरेट करेंगे आगे हम लोग इंटरव्यू में। बट चूँकि ओके। आपसे आपसे और भी चीज़ों को जानना है, एंड हम लोग वापस आएँगे महारानी वेब सीरीज़ पे आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच ठीक आपकी एक है। और फ़िल्म आई जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई, हसीन दिलरुबा, उसके बारे में बात करेंगे, आगे आपके प्रोजेक्ट पे भी बात करेंगे। बट सर थोड़ा-सा आपकी लाइफ़ को अंदर से जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। आपकी पढ़ाई-लिखाई करेक्ट। कहाँ से हुई? कैसे आपने शुरुआत किया और बिहार से कैसे निकलना हुआ? एनएसडी का सफर कैसे हुआ? देन फिर मुंबई पहुँचना। इन सब के बीच क्या कुछ स्ट्रगल और फिर आपने कैसे इन सब फेज़ को आपने पार किया? थोड़ा-सा उस पे आप पढ़ाई-लिखाई हाँ से शुरू तो करिए। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ऐसे ही प्लान बना रहा था एक दिन कि मेरा जीवन देखा जाए तो सेल्समैन से लेकर के प्रेम कुमार तक। अच्छा। मैं पटना का रहने वाला हूँ, और हुँ, पटना में भी बाकरगंज गोला रोड गांधी मैदान काफी फेमस है। ओके। और वहां पर जब हम लोग बचपन में 4 सिनेमा हॉल होते थे, एलिफेस्टन सिनेमा, मोना सिनेमा, रिजेंट जी, सिनेमा, जी, जी, रूपक जी, सिनेमा। जी। तो देखा जाए तो मेरा पूरा जो बचपन है और जो किशोर अवस्था तक पहुंचने का जो पूरा पीरियड है वो कहीं ना कहीं से पूरा सिनेमा के इर्द गिर्द बुना हुआ है। हम लोग अच्छा, का ज्यादा जीवन जो है वो सिनेमा हॉल में गुजरा है, चाहे ओके। तो एलिफिस्टन में हूँ या रिजेंट में हूँ या मोना में हूँ। हुँ, हुँ, यहाँ तक के वीना, अशोक, वैशाली, शायद ही ओके। कोई ऐसा हॉल होगा और उसमें कोई पिक्चर लगती होगी उसको मैं ना देखता हूँ। अच्छा। और बचपन से मैं उस तरह का कलाकार रहा हूँ जो मोहल्लेबाजी होते हैं ना, कि लोगों ने बैठा दिया वहीं पर गाना बजाना। और चूंकि अब सड़कों में तो बैठ के महफिल में आप हाँ, हाँ। गाना ही गा सकते हैं, जहाँ गाना मौका मिला गाना वहाँ एंड शुरू हो गए। करेक्ट करेक्ट। तो वहां से गाना गाना मोहल्ले में लोगों की नकल करना, और फिल्मों के सीन हम लोग करते थे। हुँ, जंजीर फिल्म का कोई सीन कर रहे हैं अच्छा, या शोले का सीन कर रहे हैं ओके। मोहल्ले में। अच्छा, अच्छा। मतलब उस तरह उस अंदाज में बोलते थे, जो पिक्चर लगा रहता था उतने दिन तक हमारे मोहल्ले के लोग लगभग वो हो जाया करते थे, ओके। और उसी तरह के अंदाज में चलते थे। तो ऐसा मेरा पूरा बचपन बीता है, और ये धीरे कब की धीरे बात कर मिडिल रहे हैं सर? स्कूल। ये किस साल की बात होगी लगभग? अब देखो मेरी पैदाइश तो 70 की है, तो मान के चलो ये सब ओके, 78 के बाद ही का अच्छा। बात दौर होगा। ओके, ओके, ओके। जी। ठीक है। और मिडिल स्कूल में अपनी पढ़ाई होती थी, हुँ, और हुँ, हुँ। पढ़ाई में भी वहां पर भी मैं सिंगर के रूप में ज्यादा जाना जाता था, इसीलिए अच्छा, मुझे 100 नंबर मिलते थे सिंगिंग में। क्या बात है, क्या बात हाँ। और वहां से फिर मैट्रिकुलेशन किया, और मैट्रिकुलेशन के बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ा और मैं फुल फ्लेज नौकरी करने लगा। मतलब मैं सेल्समैन था नेस्ले कंपनी में। है। हुँ, हुँ। और नेस्ले में सेल्समैनिंग करते हुए एक मित्र के द्वारा मैं एक संगठन में पहुंच गया। सही संडे के दिन हम फ्री थे, और उस मित्र ने कहा कि चलो हम कहीं चलते हैं घूमने। तो मेरा एक दोस्त है, वो शायद वहां जाता होगा, दैट्स कॉल्ड इप्टा ग्रुप। अच्छा, हाँ, तो मैं इप्टा उसके साथ बाग ऐसे ही काफ़ी घूमने फ़ेमस चला है। गया था कि अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ चलो कहाँ चलना है देखते हैं। ओके। और वो जब वहां पर मुझे ले गया तो देखा कि कुछ लोग हैं जो जनगीत गा रहे हैं, गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और तो वहां पर चूंकि मैं भी गायक था तो अच्छा लगने लगा। तो हर ओके, शाम सेल्समैनिंग करने के बाद हम करीब 7 बजे इप्टा के ऑफिस पहुंच जाते थे। अच्छा, और वो इप्टा की वो इकाई थी जो ज्यादातर गाने का प्रोग्राम करते थे, वो अच्छा। मंच नाटक नहीं करते थे। वो इप्टा हुँ, की एक इकाई थी। उस अच्छा। समय पटना इप्टा की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां होती थी। कोई स्ट्रीट प्ले करता था, कोई जनगीत करता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। हम लोगों ने वहां पर मुझे अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे मैं वहां गाना वाना गाने लगा, और साल भर के अंदर काफी मतलब पॉपुलर हो गया जनगीत ओके, में। अच्छा, और वहीं से फिर हाँ वहीं से तनवीर अख्तर की नजर पड़ी, और उन्होंने फिर मुझे पटना इप्टा में अच्छा। बुला लिया, नाटक में रोल दिया, पोस्टर नाटक में। तो मंच का पहला नाटक जो है वो मैंने पोस्टर किया उनके डायरेक्शन में। पटना और में। वहां से फिर इतना मजा आने लगा कि मैं काम पर कम ध्यान देता था जो नेस्ले का करता था, अच्छा, और मैं ज्यादा ध्यान आपको इप्टा के कामों पर देता था। ओके। तो एक होल टाइमर की तरह काम करता था, हर तरह के काम करना, चाहे वो नाटक का पोस्टर लगाना हो या टिकट हाँ, बेचना हो, प्रचार करना हो, मतलब कहीं पर गाना गाना है, कभी किसी फंक्शन में पहुंचना है, कार्यशाला करना है, मतलब छुट्टियां ले ले के काम से मैंने अच्छा, काफी इस तरह का काम किया।
और काम करते करते इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि लगा कि अब बस यही करना है, और अच्छा। यही करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है शायद। शायद, हाँ। तो अचानक से ये हुआ कि अब आगे कुछ करना है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने का भूत सवार हुआ। अच्छा। उस समय हमारे यहाँ से काफी लोगों का आना जाना होता था, मतलब एक तैयारियां होती थी हमारे यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने के लिए। हम्म। तो जब मैंने इच्छा व्यक्त की यार कि मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहता हूँ, तो सुमन कुमार हमारे इप्टा के एक सीनियर है, जो अभी कथक केंद्र के निदेशक हैं ओके। और संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव हैं। तो ओके। उन्होंने कहा कि आशिक, तुम एनएसडी जाओगे कैसे, वहां तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तुमने तो हाँ, मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई नहीं अपने की। पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद। जी जी जी। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं, ऐसा अच्छा। करते हैं क्रॉसपॉन्डेंस से कर लेते हैं। ओके। तो फिर वो मुझे ले गए पटना कॉलेज जेट में, उस समय क्रॉसपॉन्डेंस से मैंने इंटरमीडिएट किया। तो कितने साल का गैप रहा फिर और 10th के बाद पढ़ाई के बीच में? 5 साल का। 5 साल बाद फिर 90 से आपने मैंने पढ़ाई फिर शुरू किया? 86 में मैट्रिक करने के बाद छोड़ दिया, ओके। और 90 में फिर मैंने एडमिशन लिया अच्छा। एनएसडी जाने के लिए, क्योंकि पढ़ना था। पढ़ना पड़ा। तो 5 साल पढ़ना पड़ा मुझे एनएसडी जाने के लिए। तो मैं ओके। लोगों को कहता हूँ कि मैंने तो 5 साल तैयारी किया एनएसडी के लिए, क्योंकि मैं जहां से पढ़ना शुरू किया वहां से मेरे दिमाग में तो एनएसडी चल रहा है, जो जी। भी काम कर रहा हूँ वो एनएसडी के लिए कर रहा हूँ। और हम्म। हमारे यहाँ क्या होता था कि जितने लोग एनएसडी जाते थे, वो जब आते थे तो जी। उनका सामूहिक इंटरव्यू हम लोग ले लेते थे कि क्या क्या पूछा गया, क्या क्या करवाया गया, ताकि अपनी तैयारी तैयारी में हो जाए। मदद मिल सके। और जी। हम लोग उस तरह से घूम घूम के अलग अलग लोगों से एनएसडी के क्वेश्चन आंसर ये सब इकट्ठा करते थे और ओके। तैयारी करते थे। तो ऐसे ओके। करते करते मैं 5 साल में जब ग्रेजुएशन किया, हाँ और हाँ। उसके बाद एनएसडी का एग्जाम दिया, और ऊपर वाले की रहमत थी, आशीर्वाद था लोगों का, कि उसी साल हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, गजब, जबरदस्त सर, अब जबरदस्त। उसी साल हो गया। अब घर का एक का मासूत लड़का तो मैं था, लेकिन अब ओके। मुझे एनएसडी जाना था, घर वालों ने मैनेज किया होगा। ओके। और फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गया। पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद, चूंकि मैं बिल्कुल एक बाकरगंज टाइप के इलाके से निकला हाँ। हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से निकला हुआ, ओके। एजुकेशन भी मेरी उसी तरह की थी, काम धंधा करते हुए जितना बहुत हिंदी विंदी, तो वहां जो सबसे बड़े हथौड़े पड़े वो पड़े अंग्रेजी के, अच्छा। एनएसडी में। ओके। हाँ, तो फिर कैसे मैनेजमेंट हुआ सर, इंग्लिश और हिंदी को कैसे आपने फिर तालमेल बैठाया? देखिए लैंग्वेज जो है वो कभी बैरियर तो नहीं बनता है अभिनय में हम्म। या कला में। और चूंकि वहां पर जो टीचर हैं उनको पता है कि यहाँ पर हर राज्य से और हर जगह और हर हर बैकग्राउंड के एक्टर आते हैं, हाँ। तो वो अपना मैनेज करते हैं, थोड़ा हिंदी भी बोलते हैं, थोड़ा अंग्रेजी भी बोलते हैं, आपको ओके। अलग से फिर समझाते हैं। फिर आपको हम्म। ये बात होता है कि अभी जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको लेके घबराइए मत, अच्छा। आगे जब डिटेल रूप में काम होगा तो फिर वो चीजें लिंकअप होने लगेगी, समझ अच्छा। में आने लगेंगी। आज ही चीजों का समझना जरूरी नहीं है। और ये चीज रंगमंच में हर जगह होती है कि आपको आज ही चीजें समझ में आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसकी हड़बड़ाहट नहीं रखनी चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आगे किसी और काम में वो समझ में आ जाएगा, हाँ। क्योंकि काम तो अभी निरंतर करते जाना है। और 3 साल जहां पढ़ना है वहां आज नहीं तो कल सब कुछ तो क्लियर हो ही जाना है, एक तो और पार्ट। घबराना नहीं है। जी। एक और हाँ, पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर, एनएसडी पे ही थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि एनएसडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि एनएसडी से पास करने के बावजूद आपका फिल्मों तक का सफर में काफी टाइम लग जाता है। इरफान खान हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी हो, या फिर आप हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा गैप हो जाता है कि एनएसडी के बाद भी। तो एनएसडी चला जाना ही सबसे बड़ा चीज होता है, या फिर वहां के बाद स्ट्रगल शुरू होता है? देखिए एनएसडी जाना भी बहुत डिफिकल्ट काम है जब आप थिएटर कर रहे हैं, तो क्योंकि हम्म। उसकी एडमिशन की और दाखिले की प्रक्रिया बहुत टफ है। ओके। और ये बताना मुश्किल है कि किस स्टूडेंट का किस क्वालिटी के वजह कर हो गया, हाँ। क्योंकि किस टीचर को किसकी क्या अदा पसंद आई और ओके। किसने किसको कैसे सेलेक्ट किया, ये तो एक अलग विषय है। इसलिए कोई बता ही नहीं सकता कि मेरा क्यों हुआ और क्यों? उसका क्यों नहीं हुआ। ओके। एट द मोमेंट किस वक्त मैंने क्या कर दिया और किसको क्या अच्छा लग गया और किसकी मार्किंग हो गई। हम्म। तो एनएसडी से फिल्म के करियर का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एनएसडी से निकले और आप बाहर निकलते ही आपको स्टार बना दिया जाएगा। ओके। एक प्रक्रिया से आपको तो गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आते हैं और आने के बाद फिर बंबई के हम्म। वातावरण में घूमना शुरू करते हैं काम के लिए, तो यहाँ का खुद का भी अपना एक प्रोसेस है।
अच्छा। जब आप डायरेक्टर से मिलना, हर से मिलने में ही सालों साल लग जाते हैं। मैं इतने साल से बंबई में हूं और मैं अभी बहुत सारे निर्देशकों से तो मिल ही नहीं पाया हूं, क्योंकि कैसे मिलेंगे आप, कैसे पहुंचेंगे आप। बिल्कुल। तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको वो शक्ति देता है कि अगर आपको जब काम मिलेगा तो उस काम को जो आप कर देंगे, वो एक वो काम मास्टरपीस होगा, आपको बिल्कुल। और काम दिलवाएगा। बिल्कुल। एनएसडी का कोई एक और ऐसा जर्नी आप शेयर करिए जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये बेस्ट पार्ट रहा मेरे 3 साल के लाइफ का। ऐसा कुछ बताइए, आप कोई किस्सा कहानी घटा हो आपके साथ? मेरे ख्याल से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का देखा जाए तो हर स्टूडेंट्स के लिए पूरा 3 साल ही बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि वहां ओके। इतने लेवल पे काम होता है। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, मेरी जिंदगी के ग्राफ में बदलाव में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत बड़ा योगदान है, और खासकर वहाँ के जो टीचर हैं और जिस तरह से मैंने वहाँ काम किया, मेरी जो जितनी प्रतिभा है उसका वहाँ के टीचरों ने, मेरे जो गुरुजन हैं उन लोगों ने इस्तेमाल किया। चाहे वो जैसे मेरे अंदर म्यूजिक की प्रतिभा थी, तो हमारे यहाँ रॉबिन दास जो है वो अपने प्ले का पूरा म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बना के रख देते थे, ये पूरा अच्छा, म्यूजिक तुम करोगे। और मैं अच्छा। पूरा का पूरा संगीत करता था। मिर्च बहुत कटिंग बढ़िया, का मैंने किया, या बहुत बढ़िया। प्रसन्ना के नाटक में मैंने बेला मेरी जान में कम से कम आधे गाने के धुन बनाए। और उसके बाद ओके। जब उसके मेन डायरेक्टर आते थे, चाहे बीवी कारंत हो, चाहे भास्कर चंद्रावरकर हो, और वो हुँ, जब उन गानों को सुनते थे तो सुनने के बाद वो सीधे उसको ओके कर देते थे कि नहीं, अब क्या यही धुन रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से तुमने बनाया है ये धुन। क्या बात, क्या बात! तो बहुत इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त है। और मेन है कि डेवलपमेंट जब मेरा हो रहा था, मैं देख रहा था कि हाँ, हर दिन मैं थोड़ा बदल रहा हूँ, हर दिन मैं चेंजेज़ आ और रहे हैं। अच्छा बन रहा हूँ। हुँ, और मैं बागारंज की गलियों से निकल करके कुछ बेहतर, एक अलग पर्सनालिटी मेरी बन रही है। और वो शायद यहाँ नहीं आता तो नहीं बनता, क्योंकि वहां पर इतना माहौल मिल रहा था, इतने लोग ओके। देखने को मिल रहे थे, और तरह तरह से चीजों को जानने और समझने का मतलब कोशिश हो रही थी। और हर दिन आप जब कुछ नया सीख रहे थे तो लगता था कि कुछ ऐसा अच्छा। हो रहा है। जी, जी। फिर एनएसडी के बाद तो मुंबई जाना कैसे हुआ? फिर वहाँ फिर पहुँचना, मुंबई जाना, नहीं, काम से एनएसडी काम। के बाद तो मैं लंदन चला गया था 1 साल के लिए। अच्छा, ये अलग पार्ट है। तो हाँ, ओके। क्योंकि एनएसडी से निकलने के बाद मुझे लगा था, उस समय लंदन जाने का भी दौर था, हुँ, तो हुँ। मुझे लगा था कि जो एनएसडी में मैंने थोड़ा सा इंडियनाइज मामला अभी भी मेरे अंदर बाकी है, थोड़ा भारतीयकरण बाकी है, तो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर और वहाँ के चीजों को भी सीखा जाए। सीखा जाए। और मुझे वॉइस को लेकर के शुरू से थोड़ा सा ये रहता था, वॉइस के मामले में मैं हमेशा अपने को वीक समझता था, ओके। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा वॉइस को लेकर के कॉन्शियस रहता था। हुँ। और चूंकि बिहार से था तो मेरी भाषा भी बड़ी उस तरह की, अरे तरे का रे, हाँ। कहाँ जा रहा है रे, अरे सुन ना रे, ऐसा वाला टाइप का मामला ओके। था। बाखरा नहीं बोला, बोलेगा ते ते ना जाने है, ऐसा टाइप का था। ओके, तो जो ये सब भोजपुरी को टोन आ कल्चर जाता है वो। करने के लिए, हुँ, हाँ, मैं बार बार ये सुन रहा था कि मतलब लंदन में या जो ब्रिटिश स्कूल है ओके। वहां पर वॉइस को लेकर के कल्चर आपके अंदर एक डेवलप किया जाता है, और एक हाँ, स्पीच एक्टिंग जो होती है, जो वाचिक अभिनय की जो ओके। डिटेलिंग होती है, तो उसको हुँ, सीखने के लिए मैंने भी चार्ल्स वॉलेस इंडिया ट्रस्ट अवार्ड का फॉर्म भर दिया, और अच्छा। उसके इंटरव्यू की तैयारी की, और जाके इंटरव्यू दिया पूरा हिंदी में। उन्होंने अच्छा। फिर मुझे बोला कि आप तो हिंदी में बात करते हैं, वहां तो बात अंग्रेजी में होगी, आप पढ़ोगे कैसे? हुँ। तो हमने बोला वॉइस पढ़ने के लिए अंग्रेजी जानने की क्या जरूरत है, उतना तो मैं वोकैबुलरी जानता हूँ, टीचर बताएगा तो मुझे पता है, पता है। मुझे तो अपना वॉइस डेवलप करना है। हुँ, हुँ। तो खैर उनके अंदर, उनको मेरे अंदर दिखा होगा कि काफी तड़प है, ये कुछ करना ओके। चाहता है, जाना चाहता है, तो चलो यार इसको भेजो। उन्होंने कहा कि जनरल एकेडमिक के भर जो अंग्रेजी होता है, जो कम्युनिकेशन हाँ, आप करते हैं, जी। उतना भर आप सीख करके दिखाइए। तो अच्छा। उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल में ही मुझे ऑफर कर दिया, मैंने वहां 3 महीना पढ़ाई की, और ओके। 3 महीना पढ़ाई करके एग्जाम दिया, वहां भी पास हो गया, और उन्होंने मुझे 1 साल के लिए लंदन भेजा परफॉर्मेंस स्टडी एंड वॉइस ट्रेनिंग के लिए। वाह! बढ़िया। और वहां जाने के बाद जो जो चीज मैंने देखा था वो कभी यहां नहीं देखा था। अच्छा। ओके, लेकिन 1 साल बाद जब लंदन से मैं यहाँ आया, तो ओके। फिल्मों में हर जगह वो चीज देख रहा था जो मैंने लंदन में देखा था। मतलब अच्छा, 1 साल में इन लोगों ने सब कुछ कर ही दिया, सब अडॉप्ट कर ही लिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टोटल। हुँ, हाँ, तो लंदन ने मेरे को वहां से एक सैद्धांतिक पक्ष जो है वॉइस का, हुँ। स्पीच का, एक्टोरियल का, हर चीज को कैसे हम थ्योरेटिकल वे में भी जानना शुरू करते ओके। हैं,
वहां से वो इंटरेस्ट जगा और वहां से उन चीजों को मैंने जानना शुरू किया। और फिर मैं वहां से जब आया तो सीधा बंबई आ गया, ओके। क्योंकि हमारे वक्त में एक्टर के लिए थिएटर में जीविका का साधन ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट मुश्किल काम था। था। आज के डेट में है कि कुछ कुछ हो रहा है हर छोटे शहरों में भी, लेकिन उस समय आपको फिर वर्कशॉप ही करना था, या तो आप बैक स्टेज ही करते, एक्टिंग आप नहीं कर सकते थे, कोई एक्टिंग में कहीं कुछ पैसा नहीं था। तो इस पहला वजह कर काम मैं बॉम्बे आ पहला काम कब मिला मुंबई में आपको? पहला काम तो ये महारानी ही है बड़ा। फिर भी जो कुछ भी मिला हो, आप शुरुआती दौर का आप कुछ हाँ बताइए। नहीं देखिए, अगर आप 18 साल से यहाँ पर हैं तो जाहिर सी बात है उन सारे कामों की वजह कर हैं, और मैं उन सारे कामों के लिए शुक्रगुजार हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि हर वो काम कर कर के ही मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा हूँ और क्योंकि महारानी तक पहुंचा हाँ, हूँ। कहीं ना कहीं मैंने एक दो फोटोज देखे आपके क्राइम पेट्रोल के भी, जो कि सोनी पे एक वो आता है। क्राइम पेट्रोल हुआ है, सावधान इंडिया हुआ है, हकीकत हुआ है, लापतागंज है, चिड़ियाघर है। क्या है कि आपको जीते रहने के लिए टेलीविजन हाँ वगैरह इजिली मिलता है, लेकिन टेलीविजन में भी आपको 1 डे 2 डे रोल मिल रहा है। हाँ। अभी लास्ट 1.5 साल पहले जब मैंने यह फॉर्मेशन डालना शुरू किया था, जब मुझे मतलब 1 डे 2 डे करते हुए मुझे खुद ही अपने आप में शर्म आ रही थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, एनएसडी करना, इप्टा करना, उसका लंदन से आने के बाद ये 1 डे 2 डे टाइप का काम, इससे अच्छा तो आदमी। तो मैंने फॉर्मेशन बनाया कि ऊपर वाले की रहमत मुझ पर हो रही है और मैं 1 डे 2 डे टाइप के काम से आजाद होता चला जा रहा हूँ। और धीरे धीरे इत्तेफाक से ना वो सब आना मेरे पास बंद हो गया। ओके। फिर मैं आराम से अपना वर्कशॉप ही खाली करता था, एड कमर्शियल ओके। करता था और कुछ ढंग के जो काम आते थे वो करता था, और उसी में फिर ये महारानी इज द बिग अपॉर्चुनिटी जो मेरे जीवन में आया, और तो इसने तो मतलब एक अलग रूपरेखा इतने ही सालों बना में दी। कभी ऐसा लगा होगा कि यार काम बन नहीं रहा, मुंबई में इतने सालों से मैं हूँ, एनएसडी पास आउट हूँ, तो यार कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ दूसरे जॉब की तरफ जाते हैं, फिर घर वापस नहीं आते नहीं, हैं। ये तो नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे अंदर जितनी काबिलियत है सब तो ट्राई कर ही रहा था मैं। हम्म। देखो आते ही तो सबसे पहले 2 साल के अंदर मैंने राजकुमार संतोषी को डायरेक्शन में ज्वाइन कर लिया था, ओके। और मैं उनको असिस्ट करता था, करीब 4-5 साल तक उनको असिस्ट किया है। हम्म। लेकिन एक समय पर आकर के मुझे लगा कि नहीं, डायरेक्शन मेरी चीज है नहीं, हाँ। क्योंकि डायरेक्टर बनने में तो और बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो राइटर होना पड़ेगा, क्योंकि ओके। पहली फिल्म वही डायरेक्ट कर पाते हैं जिसको आप लिखते हैं, ये लॉबी वरना एक है कोई क्या आपको मुंबई की? राइटर आप एक आपके लिए सच्चाई क्यों बता रहे हैं क्या? लिखेगा? हाँ? ये मुंबई की आप एक सच्चाई बता रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ज्यादातर इजी होता है। अगर मैं निर्देशक बनना चाहता हूं तो अगर मैं राइटर भी हूं, मेरी ही स्क्रिप्ट है, तो ओके। मैं उस स्क्रिप्ट को लेकर के अप्रोच कर सकता हूं एक्टरों को। हाँ। लेकिन अगर मैं खाली डायरेक्शन दूंगा लेकिन मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट कौन देगा लेकर कौन के देगा? घूमने के लिए? सही बात। कोई मिलेगा नहीं आपको। हम्म। या तो फिर आप किसी डायरेक्शन के साथ जुड़े रहिए और जुड़े उनको रहे। डायरेक्ट असिस्ट करते करते वही अपने किसी प्रोजेक्ट में आपको एसोसिएट डायरेक्टर बनाएंगे, फिर आपको डायरेक्शन का भार दे देंगे, जो बहुत जगह होता था। लेकिन राजकुमार संतोषी के यहाँ ये संभव नहीं था, ओके। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा। और छोड़ने के बाद बैक टू एक्टिंग, और दूसरी मेरे अंदर जो प्रतिभा थी वो थी पढ़ाने की। तो मैं तो शुरू से आके वर्कशॉप तो खूब करता रहता हूँ, मैं यहाँ पर ओके। मॉडल्स को पढ़ाता हूँ, वॉइस की ट्रेनिंग करता हूँ, मतलब वॉइस ट्रेनिंग ज्यादा करता हूँ, एक्टर ट्रेनिंग ज्यादा करता हूँ। जो सीरियल्स वगैरह में नए लड़के कास्ट होते हैं उनको मतलब उनका उनका वर्कशॉप लेना, उनको बताना और किस उनको तैयार करना 15 दिन के अंदर, इस तरह के जो काम है वो मेरे को सर्वाइवल के लिए काफी हेल्प करते थे। और इस बीच एड कमर्शियल मैं करने लगा था, अच्छा। एडो में, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी मिल जाता है, तो वो काम में थोड़ी व्यस्तता थी। और बाकी किसी फिल्म में, लेकिन वही है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 2 दिन 4 दिन काम तो मैं कर रहा था, बट एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा कैरेक्टर जिसमें आप अपनी पूरी प्रतिभा दिखा सकें या लोगों को दिखे, वैसा काम आ नहीं रहा था। और मैं लगातार काम कर रहा था। तो इत्तेफाक से मैं आमिर खान के यहाँ वर्कशॉप कर रहा था पूना में। आमिर खान का एक ऑर्गेनाइजेशन है पानी फाउंडेशन, हाँ हाँ। और उसमें गांव के जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो काफी जुड़ते हैं। तो वहां जो टेक्निकल ट्रेनर लोग थे उनके साथ में बॉडी ओपन अप, वॉइस ओपन अप अच्छा। और आइस ब्रेकिंग, और कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और गांव वालों के साथ आप किस तरह काम कर सकते हैं, इस तरह का वर्कशॉप मैं ले रहा था पुणे में।
कि अचानक से मुझे मुकेश छाबड़ा का फोन आया कि आशिक भाई आप अपना एक इंट्रोडक्शन भेजो। तो ये कह लें कि मुकेश छाबड़ा, आप कास्टिंग पे हाँ आ रहे मेरे हैं, कैसे छोटे भाई महारानी जैसे कास्टिंग, हैं। कास्टिंग कैसे हुई महारानी तो वो हाँ आप बता रहे हैं। बट एक सेकंड के लिए रुकूंगा सर, थोड़ा सा एक और टॉपिक को टच कर लेते हैं। एक एक्टर के लिए जब काम नहीं मिलता, जैसा कि आपने कहा कि उस तरीके की चीजें नहीं मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं एड्स वगैरह मिल रहे थे, कमर्शियल एड्स में कर रहा था, पैसे आ जा रहे थे। सो पैसा बहुत जरूरी उस टाइम हो जाता होगा कि यार पैसे नहीं आ रहे हैं तो अब कुछ भी कर लो, या फिर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं बड़ी फिल्में ही करूंगा, पैसे आ रहे हैं तो क्या हुआ, मुझे बड़ा कुछ करना है। फिर तालमेल देखिए कैसे बैठा बॉम्बे, पाते थे? आप बॉम्बे में रहेंगे तभी बड़े काम की आशा करेंगे। ओके। हाँ भाई, तो मुझे बड़ा काम करना है उसके लिए मुझे बॉम्बे में रहना पड़ेगा। बॉम्बे में रहने के लिए यहाँ के जो बेसिक है, जो हाँ बेसिक उगाही तो चाहिए। अगर आपका बैकअप नहीं है, हाँ। फैमिली बैकअप नहीं है, हम्म। तो मैं तो ऐसे परिवार से था नहीं कि मेरा फैमिली बैकअप हो। ओके। लेकिन मेरे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है कि पैसा मेरे जीवन में है अच्छा। और वो आता रहता है। ओके। तो मुझे इतना पता है कि मुझे ये नहीं सोचना कि कल क्या पैसे आएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है ऊपर वाले ने सर दिया है तो ढकने को देगा, तन दिया है तो पहनने को देगा, दांत ओके। दिया है तो चबाने को देगा। जी। ये ब्रह्मांड आपको देगा, उसका आपसे वादा है। अगर आपको उसने हाँ। इस एनर्जी सोर्स में आपको लाके खड़ा लाया। किया है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तरीका क्या होगा, कैसे मिलेगा, वो वक्त डिसाइड करता है। ओके, अब तो आते हैं हर वो। अभिनेता जी। हाँ, हर अभिनेता जो बंबई आता है वो बंबई में सालों से है। अगर हाँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि आते ही पहले ही साल में सीधा स्टार बन गया। किसी के पीछे 10 साल है, किसी के पीछे 5 साल है, 5 साल। किसी के पीछे 18 साल है। लेकिन वो काम तो करता रहा है, हम्म। अचानक से एक काम नोटिस हो जाता है। हाँ, वो क्लिक कर जाता है, वो चीजें क्लिक कर जाती हैं। हाँ, वरना आते ही मैंने ब्लैक फ्राइडे पे किया, भले एक सीन हाँ। का काम किया, हल्ला ओके। बोल किया, 6 सीन ओके। का काम किया, उसके हम्म। बाद बहुत सारे सीरियल किए, लंबे लंबे सीरियल किए हैं ओके, और अब आते काफी हैं, मतलब। बिल्कुल। अब आते हैं महारानी की कास्टिंग पे, चूंकि आपका आपके लाइफ का ये मुझे लगता है गोल्डन पार्ट रहा होगा। सो कास्टिंग कैसे हुई और आप तक स्क्रिप्ट कैसे पहुंची महारानी की? हाँ, तो इसके पहले कि मैं वही बताया आपको कि मैं आमिर खान के यहाँ पर वर्कशॉप कर रहा था कि मुकेश का मुझे ओके। फोन आया। वो फोन मैंने पिक भी नहीं किया था क्योंकि साइलेंट मोड पे था, मैं तो वर्कशॉप ले रहा था। ओके। लेकिन शाम को देखा तो उसमें लिखा हुआ था मुकेश का कि जल्दी से आशिक भाई अपना इंट्रोडक्शन भेजिए। तो मुकेश अब मुकेश सर मेरे के छोटे साथ भाई आपका जैसे हैं। पहले से कोई हाँ? कोलैबोरेशन था क्या? मुकेश छाबड़ा के साथ पहले आपने काम किया होगा या फिर ऐसा कुछ? देखिए, मुकेश छाबड़ा के साथ तो मेरे एनएसडी के वक्त से एसोसिएशन है। जब मैं वहां अच्छा। रिपेटरी कंपनी में था तो वो वहां ओके। पर टाई कंपनी में मुकेश छाबड़ा थे, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। जानते और थे। वो मेरे काफी प्रोडक्शन वगैरह भी देख चुके हैं। बंबई में आने के बाद भी लगभग लगभग मुकेश जहां जहां पर जरूर उसको लगता है कि आशिक भाई होने चाहिए, उस प्रोजेक्ट में वो रखने की मुझे कोशिश अच्छा। करता है। मेरा ऑडिशन होता है मुकेश के यहाँ पर, मेरे ऑडिशंस वगैरह होते हैं। मैं कहीं ना कहीं उसके एक प्रोजेक्ट का पार्ट रहता हाँ। हूँ। ओके ओके ओके। तो इसके पहले हम लोगों ने अगली में काम किया था, या चिल्डर पार्टी में करने की कोशिश की थी, अच्छा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी ट्राई किया था। तो हम लोग एक दूसरे को तो जानते ही हैं। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर स्क्रिप्ट आपको मिली नहीं, या फिर कुछ बात ऐसी डेट्स की बन नहीं पाई? नहीं नहीं, मैं उसको कर नहीं पाया, उसमें अच्छा। सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि फाइनल ओके। सिलेक्शन क्या होता है ना कि मुकेश को लगा कि ये, लेकिन फिर बाद में तो हाँ। डायरेक्टर वगैरह और भी लोग मिल ओके। करके बात करेंगे। और उस समय मैं राजकुमार संतोषी को असिस्ट भी असिस्ट भी कर रहा करता था। उसमें था। करते हुए निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था एक ओके लंबे समय के लिए। ओके ओके। और तो उस तरह से वो कर नहीं पाया। लेकिन काफी मुकेश के थ्रू मैंने काफी एड कमर्शियल किए हैं, काफी हम्म। प्रोजेक्ट किए हैं। ओके। और तो उसका आया तो तो मैंने वापस। देखा, तो फिर मैंने एक इंट्रोडक्शन बना के उसको भेज दिया। ओके। भेजने के बाद उसके सुबह ही मुझे उसके एक एसोसिएट का फोन आया कि हम लोग एक सीन भेज रहे हैं, उसका आप ऑडिशन करके भेज दीजिए। अच्छा। तो मतलब ठीक है, भेज दो, मैं तो अभी वर्कशॉप में हूँ, यहाँ हम्म पर 4 दिन तो मेरे पास टाइम है नहीं, उसके हम्म। बाद मैं आकर के करूंगा। तो बोला हाँ ठीक है, मतलब भेज दिया उसने। भेज दिया तो मैंने वहां किसी को बोल के अपने आमिर खान के यहाँ से प्रिंट आउट निकलवाया। अच्छा। हाँ, उस समय तक के जब ये घटना चल रही थी, मैं लाल सिंह चड्ढा कर रहा था अच्छा। और हसीन दिलरुबा की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई थी, ओके। सिर्फ 5 दिन बचा हुआ था। क्योंकि अच्छा अच्छा। कोरोना के कारण नहीं हो पाया। हाँ तो वो हाँ। 5 दिन कब होना था मुझे मालूम नहीं। पता नहीं। ओके।
और ये जून की घटना है, जब ये मुकेश के साथ का ये ऑडिशन का जुलाई वगैरह की घटना है, जब हम करने वाले थे। हाँ, तो स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ना, स्क्रिप्ट आया था, वो जो रानी भारती उसके घर पहुंचती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ था, 4-5 पेज का वो डायलॉग था। ज्यादा तो मैंने उसको पढ़ना शुरू हाँ, पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा मजेदार लगा। हाँ। और इस स्क्रिप्ट को जैसे पढ़ना शुरू किया, वैसे ही मुझे लाल सिंह चड्ढा से फोन आया कि हमें अक्टूबर में आपका अब ये डेट चाहिए, नवंबर नहीं चाहिए। ओके। तो हमने बोला ये डेट तो आपके देंगे, लेकिन इसमें 5 दिन तो हसीन दिलरुबा के लिए है, क्योंकि उनका शूटिंग है। तो नहीं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो लोगों ने मुझे फिर रिप्लेस कर दिया। हालांकि उनको बहुत दुख हुआ मुझे रिप्लेस करने में, कोई भी डायरेक्टर चाहता नहीं है रिप्लेस करे, लेकिन ऐसी उनके सामने व्यवस्था बन रही थी अक्टूबर में। और ये सब अक्टूबर में हो रहा था कि वो मुझे ले जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अचानक से वो करीना कपूर के प्रेगनेंसी वगैरह की खबर आ गई थी। तो जितने सीन थे वो सब इधर उधर हो गए, और इधर उधर होने में मेरा सीन आके टकरा गया। जो नवंबर में होना था वो हो गया अक्टूबर। और अक्टूबर 5 दिन होना था हसीन दिलरुबा, उससे वो 5 दिन टकराहट के कारण। और चूंकि मैं हसीन दिलरुबा पहले कर चुका था, पहले कर चुका था मैं, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। और चूंकि हसीन लाल सिंह चड्ढा मैंने अभी शूटिंग शुरू ही नहीं की थी, तो उनके लिए बहुत इजी था एक एक्टर को बदल लेना, रिप्लेस कर देना। तो मैंने भी बोला ठीक है, मैं काम तो हम पर नहीं होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति है, कभी और काम करेंगे। और इत्तेफाक देखिए कि जो डेट में लाल सिंह चड्ढा टर्की में होना था, मात्र 4 दिन की शूटिंग, उसी डेट से महारानी की शूटिंग शुरू हुई है। शुरू हो गई। अगर मैं लाल सिंह चड्ढा कर रहा होता तो मैं इनको ना बोल देता कि भाई मैं नवंबर में तो नहीं हूँ। ओके। हाँ। और जब इनको ना बोलता तो ये फिर दूसरा एक्टर कास्ट कर लेते ना कि हाँ भाई आशिक तो नवंबर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं से महारानी के ऊपर जो है, ऊपर वाले का सारा ये चल रहा था कि नहीं इसको, हाँ, जो शतरंज के बिसात पर ऊपर वाला प्यादे को आगे बढ़ा रहा था जी, उसी ने ये क्रिएट किया कि इसका लाल सिंह चड्ढा से डेट टकराएगा, और फिर लाल सिंह चड्ढा से ही हटेगा, उस डेट पे उसको महारानी भेजा जाएगा। तो जब मुझे वहां पर इसके बैक टू, जब पूना में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं बड़ा पागल हुआ। मैंने फौरन एक एनएसडी की लड़की को मैंने फोन किया कि मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, उसमें जो रानी भारती का डायलॉग उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ। और मैं डेली रात में वर्कशॉप के बाद उसको 2-3 बार रीडिंग करता था। और रीडिंग करने के बाद क्या करूं, कैसे करना है, इमेज लेने के लिए नेताओं के वीडियोस अपना देख लेता था, 2-3 जो भी मिलता था। तो बिहार के नेता का वीडियो देखते थे आप? जो भी नेता मिलता था। वैसे तो फाइनल करने के लिए मैंने ज्यादा साउथ इंडियन नेताओं को देखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक रियलिज्म ओरिएंटेड काम करना था। और जिस तरह से सुभाष सर और करण सर ने वर्कशॉप में जिस तरह से वो नरेशन दे रहे थे या स्टोरी बता रहे थे, तो मुझे लगा था कि सब तो इधर का ही करेंगे, तो मैं थोड़ा सा कहीं और का बिट लेके आता हूँ। तो मैं ज्यादा तेलुगु बेल्ट के जो फिल्मों के अंदर जो नेता वेता होते हैं उनको मैंने ज्यादा देखा फिल्मों के माध्यम से। तो जब मैं वर्कशॉप खत्म होने के बाद आमिर खान का कार पे बैठा, तो 4 घंटे 4.5 घंटे की जर्नी थी बॉम्बे आने में, उतने घंटे तक मैंने लाइन याद करना शुरू किया। अच्छा। वो 6 पेज की, तो एक एक लाइन को करीब 50-50 बार तो उसी कार में मैंने बोल दिया हो। क्या बात, जबरदस्त। और फिर यहाँ उतरा, उसके दूसरे दिन उस लड़की के घर गया, वहां रीडिंग किया दोनों ने। करीब 5-6 रीडिंग किए। फिर दूसरे दिन का समय सेट हुआ कि वहीं शूट करेंगे उसी के घर पर, और फिर हम लोग रीडिंग किए, वो भी 2-3 दिन पढ़ी। और फिर उसका हम लोगों ने वहां पर ऑडिशन किया। और वो ऑडिशन फिर हमने भेजा। बवाल का ऑडिशन था, मतलब कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ऑडिशन में अगर एक बंदा इतना जज्बा दिखा रहा है, इतना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ऑडिशन में सुभाष सर या करण सर को दिखा होगा कि समथिंग इस बंदे के अंदर एक तड़प, एक अलग है, कुछ है। जी, तो जी। चलो, इससे मेरी लाख मतलब जबकि इतना बड़ा रोल है कि डायरेक्टर को या एक क्रिएटर को या प्रोड्यूसर को एक ऐसे लड़के को दे देना जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं। नया है, सबके लिए नया देखा था। करण शर्मा जी ने मुझे कभी नहीं देखा था, और एक विश्वास बना करके, तो कहीं ना कहीं से वो ऑडिशन
और प्लस मुकेश छाबड़ा ने भी जो बोला, और एक हमारे जो निदेशक थे राम गोपाल बजाज, जो हमारे वक्त में एनएसडी के निदेशक थे, मैं उनका बहुत ही प्यारा छात्र हूँ हमेशा से। अच्छा। तो उनसे भी जब बात हुई थी, चूंकि वो सुभाष जी के काफी क्लोज हैं, तो सुभाष जी वगैरह की टीम ने जब उनसे बात की, हमें बिहार के कुछ अच्छे एक्टरों के बारे में बताइए, तो उन्होंने मेरा नाम भी सजेस्ट किया था। और कहीं ना कहीं से वो सब भी एक था कि हाँ इतने लोग भी बोल रहे हैं तो कुछ बंदा कर लेगा। तो उन्होंने मुझे ये रोल फिर दिया और चमत्कार यहाँ से शुरू हो गया। पहले दिन की शूट और सेट का माहौल, उसका थोड़ा सा जिक्र करिए। कैसा माहौल था आपके लिए, कितना नया था ये, और कैसे आपने मैनेज किया खुद को? माहौल के बारे में उतना तो अब ये, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप एकदम आए हैं बम्बई और आते ही आपको कोई काम मिलेगा, तो उसमें पहले दिन के माहौल के बारे में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम लोग एक लंबे समय तक कितनी फिल्मों में भले 2 दिन किए, 4 दिन का रोल किया, कोई छोटा किया, काम तो करते रहे। ऊपर से मैं जब 5 साल डायरेक्शन में रहा हूं, तो पूरी की पूरी फिल्म एज ए डायरेक्शन टीम में बनते देखा है। तो मेरे लिए कोई ऐसा एटमोस्फियर जादू की तरह तो नहीं था। और पहले दिन का जो सीन भी था भोपाल में, वो बहुत ही मतलब एक जनरल सीन था, वो प्रेम कुमार का सीन नहीं था। अच्छा। ये बंदरबाट सीन जिसमें वो मिश्रा बोलता है कि मतलब इसको ये दिया जाता है, उसको वो दिया जाता है, प्रेम कुमार जी आप पशुपालन मंत्री रहेंगे, इतने में वो आती है कि रेल किसको देंगे, तो वो बोलता है रेल, ये वाला सीन था। ये ग्रुप सीन था। अच्छा। तो ग्रुप सीन पहले ही दिन ग्रुप सीन रखा था सर ने, इसलिए ताकि हर एक्टर का कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम गेटअप मेकअप एक इंटरेक्शन बन जाए, किसी के ऊपर लोड ना हो। क्योंकि एक एक लाइन 2-2 लाइन के डायलॉग हैं और ग्रुप सीन है, ग्रुप सीन को आप करते हुए सबके साथ परिचय हो लें। ओके, थोड़ा सा अब सीरीज के अंदर चलते हैं, और मुझे लगता है कि जब आप भीमा भारती की पार्टी को छोड़कर दोबारा से जाते हैं नवीन बाबू को ज्वाइन करने, वहां पे नवीन बाबू जी बहुत गुस्से में रहते हैं और वो जूता निकालते हैं, देन फिर आपकी पिटाई शुरू होती है। रीटेक हुए थे सर उसके हाँ, लिए? वो रियल पिटाई है। तो रीटेक हुए थे क्या? नहीं नहीं, वो रियल पिटाई है, वो सही में मुझे पीटते थे, क्योंकि मैंने बोला था कि आप सही में मुझे मारिए। अच्छा। और दिन भर मैं जूते खाता रहा। कितने बार रीटेक हो सकता होगा सर वो, आपको याद होगा क्या कि कितनी बार रीटेक हुआ होगा? नहीं नहीं, वो कम से कम 6-7-8 बार हुआ है। अरे वाह, क्योंकि अलग अलग एंगल से हुआ है ना। अच्छा। फिल्म में तो अलग अलग एंगल है ना, कभी इधर से है, कभी उधर से है, कभी इस तरफ से है। तो हर एंगल से मैंने मार खाया और हर बार उन्होंने रियल पीटा है। नहीं तो क्या था कि वो इतना कांटेक्ट, वो फिर ना झूठा लगता है। आप मतलब सब सीन बहुत अच्छा करने, लेकिन जूता खाने से बचने के लिए फिर फॉल्स रिएक्शन आता मुझसे। वो जब रियल पड़ता था तो मुझे उसके रिएक्शन देने में मुझे मदद मिलती थी। तो मुझे लगा यार इतना बड़ा रोल मैं कर रहा हूँ और इतना बिग अपॉर्चुनिटी है, इसमें हर सीन अच्छा करना चाहिए। तो मैंने अमित भाई को बोला, हमला आप ऐसा कीजिए, आप मुझे पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत, हम ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते रहेंगे। और इस तरह से वो काफी जबरदस्त सीन था, मार्च में हुआ था वो सीन। और उसमें तो हमारे साथ विनीत भाई भी थे, हमारी बैचमेट नीलू डोगरा भी थी, और सब जानने वाले काफी सामूहिक थे। कई लोगों ने बोला कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, कहीं चोट उट लग गया। हमला नहीं, अब उतना तो देखना पड़ेगा यार, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना रियल मार खाए मैं इसको उस तरह से जस्टिफाई कर पाऊंगा, उस तरह से रिएक्ट कर पाऊंगा। तो मुझे अगर प्रॉपर रिएक्शन देना है और उस पेन को फील करना है, हालांकि वो बहुत ड्रामाबाजी मुझे करना था, चोट कम लगती थी लेकिन वो चिल्लाता ज्यादा था। हाँ, बाद में मुझे महसूस हुआ कि काश मैं ग्लिसरीन वगैरह लेके कहीं पर थोड़े से आंसू आंसू भी टपका देता ना, तो और क्योंकि ये बड़ी ड्रामाबाज है ना वो, तो अब वहां से निकल गया, अब उसको कहीं पता नहीं चल रहा, अब उसको फिर से घुसना है। तो प्रेम कुमार इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, अवसरवादी, जहां मौका मिले उधर के सत्ता में बने रहना है, कुर्सी मिलनी चाहिए। और ज्यादा सिंपैथी लेने के लिए वो और थोड़ा ज्यादा ओवर करके चिल्ला रहा था, इसलिए मैंने बोला कि प्रेम कुमार का जो पूरा कैरेक्टर है वो ड्रामेटिक रियलिज्म है, नॉट सो कॉल्ड रियलिज्म। और मेरा बिलीव भी नहीं है सिर्फ रियलिज्म पर, मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक एरिया करता हूँ, क्योंकि आर्ट मतलब कला को एकदम इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए कि वो एकदम ठंडा जैसा लगे। ठंडा लगे। कला में कलात्मकता तो चाहिए ना।
एक सीन आपका हुमा कुरैशी जी के साथ है, वो जो आपके आवाज पे पहुंचते हैं, जिसका आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। तो वहां पे आपका एक हम्म। बड़ा पॉपुलर डायलॉग है, मुझे लगता है कि सब लोग को पसंद भी आ रहा है कि ज्यादा दिस दैट मत कीजिए, ना तो ये आपका सरकरवा ढह जाएगा। तो हुमा हाँ के हाँ साथ हाँ। कैसा रिएक्शन रहा, आपका काम करने का कैसा तालमेल रहा, और कैसा एक सेट पे कैसा माहौल था हुमा के साथ काम करना? देखिए, हुमा जी को जानते तो हम बहुत पहले से, उनके बहुत सारे काम को देखा है, लेकिन काम जी। करने का ये पहला मौका था। हम्म। और मेरे लिए जो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये हुई कि हुमा जी के साथ मेरे संबंध जो अच्छे हैं एक दूसरे को, वो हम्म। वर्कशॉप में ही बन गए थे। अच्छा। तो वर्कशॉप में ही मतलब हम लोग काफी कंफर्टेबल हो गए थे, और काफी मतलब उनको लगा था कि हाँ, ये बंदे में कुछ है, ये कुछ हाँ हाँ करेगा। हाँ क्योंकि हाँ मैं वर्कशॉप में ही उनके साथ काफी अच्छे से परफॉर्म वगैरह हम लोग करने लगे थे। तो जब वो सेट पर पहुंचे तो एक मतलब वैसा कुछ नहीं लग रहा था भारीपन की मैं उमा के साथ कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा। कंफर्टेबल ये होगा ऊपर ये। वाले का थोड़ा करम है मेरे हम्म साथ कि मैं हम्म। जब मंच पर अपना एक्टिंग करता हूं तो मेरे साथ जो भी एक्टर होगा, मैं उसके ऑरे में नहीं आता। मतलब एक दोस्त है, मुझे लगता है हाँ हाँ। मैं रिलैक्स रहता हूँ। रिलैक्स। मतलब मैं अमिताभ बच्चन के साथ भी पावर जब कर रहा था, ओके। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ कैसे सीन करूंगा। ओके। तो ये एक थोड़ा सा क्या होता है ना, आप काम करते करते, एक्सपीरियंस करते करते, आप थोड़ा सा कूल हो चुके होते हैं, आप हम्म। टेंशन में नहीं रहते। दूसरी, अगर आपकी तैयारी भरपूर रहती है हाँ। तो और आप मंच पर ओपन रहते हो, रिलैक्स रहते हो। और मेरी सबसे अच्छी खासियत है और जो मेरी आदत है कि मैं हमेशा सलाह देता हूं, लाइन पानी करके पहुंचो। ओके। अगर आपकी लाइन दिमाग में पानी है, लाइन अच्छा। अगर आपके धमनियों में बह रही है, ओके। तो फिर आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आप रिलैक्स रहेंगे, लाइन के हाँ। बारे में नहीं सोचना। नहीं सोचना। फिर निर्देशक या जो भी आपके को एक्टर जो भी सलाह देंगे, जो भी बताएंगे, आप उसको तुरंत ले लेंगे। और हम्म यही कारण था कि हर सीन में जब करण सर या सुभाष सर मुझे कुछ बताते थे मतलब कि पहले तो वो बोलते थे, आशिक तुमने जो तैयार किया है वो करो, करो। और हम वो करना शुरू करते थे। और उसके हम्म। बाद करने के बाद फिर सुभाष सर आकर के उसमें जो ऐड छोटी करना। छोटी चीजें ऐड ऑन करवाते थे ना, हम्म। वही प्रेम कुमार की खूबसूरती, और वहीं से प्रेम कुमार निकला है। देखा जाए तो प्रेम कुमार में मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन ओके। मुझसे ज्यादा सुभाष जी हों, करण सर हों, या यहाँ तक के नंदन जो हमारे राइटर थे, हाँ और हाँ। हमारे को एक्टर, तो ऐड क्योंकि सब को एक्टर को मैं पहले से ही जानता था। और हुमा जी के साथ अच्छा ये हुआ कि हमने वर्कशॉप कर लिया था कर 4 दिन। लिया। तो 4 दिन के वर्कशॉप में ना थोड़ा इजीनेस आ गई थी, मतलब हम्म। दोस्ती यारी हो गई थी, और थोड़ा ओके। आशिक हुसैन और हुमा कुरैशी होने का भी फायदा हो गया था। तो वो ओके। भी एक बेल्ट था। जी और जी। प्लस लगा था कि ये बंदे का पहला ये बड़ा काम है, हाँ। और पूरा ये लगा हुआ है जी जान से। तो सब लोग मुझे उस लेवल पे और सपोर्ट करते थे कि और अच्छा हो इसका काम। कहीं ना कहीं महारानी के बाद स्ट्रगल खत्म, अब आप ये मान बैठे हैं या फिर आगे भी स्ट्रगल है? नहीं नहीं, एक्टर के जीवन से मुझे लगता है कि कभी संघर्ष खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन संघर्ष खत्म हुआ, एक्टर ही खत्म हो जाएगा। यही ब्यूटी है एक्टिंग की, एक्टर की लाइफ की, हाँ हाँ। कि हर बार देखो, अभी महारानी की लास्ट शूटिंग हमने 5 अप्रैल को खत्म कर दी थी। हम्म। उसके बाद 5 अप्रैल से तो लॉकडाउन वगैरह ये सब का सिनेरियो ही बना है। हाँ। और हाँ, और हम अपनी दूसरी तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन हमने अपने खाली वक्त का इस्तेमाल अपने चैनल, जो मेरा सिंपल यूट्यूब वॉइस चैनल। यूट्यूब चैनल जी है, जी। हाँ, मैंने मैं उस देखा। पर मैं ये नहीं सोचता कि यार मैं तो जो समय है तो मैं उस पर अपना काम शुरू यूटिलाइज। कर देता हूँ कि चलो कुछ तो कर ही रहे हैं। तो एक्टर के लाइफ में खालीपन का होना, संघर्ष का होना, ये सब एक ब्यूटी है, वरना एक्टर खत्म हो जाएगा। एक्टर एक्टर। को अलग अलग जी। लेवल पे संघर्ष है। अगर आपका पैसे का संघर्ष नहीं है तो हाँ। अच्छा काम करने का संघर्ष, हमेशा खुद से लड़ते हुए आगे बढ़ने का जो संघर्ष है, और कुछ बेहतर काम करके दिखाने का जो वो। संघर्ष है, यही एक्टर को जिंदा रखता है। और मुझे नहीं लगता कि ये जी। भूख खत्म होनी चाहिए। एक्टर की लाइफ की आपने बात की सर, चूंकि आप बिहार से निकले हैं, थोड़ा सा बिहार को भी टच करते हैं इस इंटरव्यू में। और बिहार के अभी जो एक्टर हैं, कहीं ना कहीं बिहार की सिनेमा अब भी आपको लगती ही होगी या फिर है भी, वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाई भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात कर ले तो। बिहार के एक्टर कैसे बाहर जाएं, इस पे आपकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए कि वो कैसे खुद को तैयार करे, या हम जैसे जो भी यूथ हैं, अगर वो सिनेमा तक पहुंचना चाहते हैं, सिनेमा प्रेमी हैं, तो वो ऐसा क्या करे, कहाँ से ट्रेनिंग ले, और कैसे अपने सफर को शुरू करे? एक छोटा सा आपका एक, मुझे लगता है टिप्स वो बड़ा कमाल का होगा, क्योंकि आपने एक लंबा सफर तय किया बिहार से।
देखिए, सबसे पहले तो भोजपुरी फिल्मों के बारे में मेरा कोई वैसा एसोसिएशन है नहीं। बचपन के दिनों में मैं बलम परदेसिया है, गंगा मैया तोरा पियरी ये चढ़ेगो, चढ़ाई को। ये जी सब जी। टाइप की फिल्में तो देखी हैं। हम्म। लेकिन जो इस एरा में जो फिल्में आनी शुरू हुई, जहां से रवि किशन का दौर से जहां से हम भोजपुरी फिल्म को देख सकते हैं, जी जी जी। वहां के बाद से मैंने भोजपुरी फिल्म तो नहीं देखी है। ओके। लेकिन बिहार का एक्टर होना मतलब सिर्फ भोजपुरी फिल्म नहीं है। हम्म। एक्टर तो एक्टर है, भोजपुरी फिल्म भी करेगा, वो इंग्लिश फिल्म भी करेगा, वो हिंदी फिल्म भी करेगा, वो सीरियल भी करेगा, वेब सीरीज भी करेगा। हम्म। तो ऐसा नहीं कि हम बिहार से हैं तो हम भोजपुरी के लिए ट्राई करें। हम्म। क्योंकि आप भोजपुरी के लिए सोच के अगर आप अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर पहुंचेंगे कहाँ? आपका तो लक्ष्य, क्योंकि हाँ, भोजपुरी के नीचे तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले बिहार के अभिनेताओं को लक्ष्य जो है, सपने जो हैं, ऊपर वो के सेट कर। ऊपर के रखने होंगे। और बिहार के हों, चाहे बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, चाहे आसाम के हों, हम्म। अभिनय एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ताकत इन द सेंस कि आपके अंदर सलाहियत है हम्म। अभिनय की, और एक अभिनेता के रूप में आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। खाली हमने सोच लिया कि मुझे करना है और हम चल दिए और मेहनत नहीं करेंगे। और हम्म। मेहनत जब आप करेंगे, आप जब सीखेंगे, आप जब अच्छा काम करने लगेंगे, तो फिर आपको काम भी मिलने लगेगा। क्योंकि अभी दरवाजे बहुत खुल गए। अभी आ, फिल्म भी है, ओटीटी हाँ, प्लेटफॉर्म भी है, टेलीविजन भी है, सीरियल भी है, थिएटर भी है। एक एक्टर के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन हाँ भीड़ भी बहुत है। मैं उसी पे आ रहा था। तो क्या ओटीटी आने के बाद नए कलाकारों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं और ज्यादा इजी हो गया? आप क्या मानते हैं इस पे? देखिए, इजी तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ओटीटी आने पर भी देखा जाए तो जो फिल्मों में लोग थे वो अब ओटीटी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। हम्म। वही आकर के ओटीटी में भी अब काम कर रहे हैं। हाँ। और उनकी वजह कर जो है एक डायरेक्टर को फाइनेंसर मिलना या मिलना सब आसान भी हो जा रहा है, क्योंकि उनका पहला नाम है। लेकिन हम्म। हाँ, ओटीटी पर आने से क्या फायदा हुआ कि चीजें जो ज्यादा बनने लगी। जी। एक समय में जब अमिताभ बच्चन या आपको धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये सब का दौर रहा होगा, उस समय नसीर भाई वगैरह आए थे, ओम पुरी भाई वगैरह आए थे, तो हम्म। उस समय श्याम बेनेगल या गोविंद निहलानी जैसे डायरेक्टर वगैरह जिस तरह की फिल्में बना रहे थे, बाजार है या मंडी है, जी। तो उस तरह की, उसको हम लोग उस समय कलात्मक मूवी बोलते थे। हम्म। एक डॉक्टर की मौत है, उसके जी। बाद वो फेस कलात्मक मूवी का भी बंद हुआ, क्योंकि वो डायरेक्टर भी स्टार के साथ काम करने में ज्यादा सक्षम हो कंफर्टेबल। गए, और जी। धीरे धीरे उसका स्वरूप भी कमर्शियल होता चला गया। पता हम्म। चला अब अजय देवगन जख्म कर रहे हैं, अजय देवगन तक्षक कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से वो लोग वहां पर भी एंटर करने लगे। हम्म। उसी तरह से ओटीटी आने पर एक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, क्योंकि सीरीज बन रहा है, लंबा एपिसोड। हम्म। लंबा एपिसोड। तो मतलब ओटीटी पर जो चीजें आ रही है उसको मैं, वेब सीरीज को मैं नॉवेल बोलता हूँ। नॉवेल है, ये हाँ पूरा हाँ एक हाँ। नॉवेल है, 300-400 पेज का, या। 8 घंटे का, 10 घंटे का। अब हम्म। जब ये सीरीज बन रहा है तो सीरीज के जो सब्जेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, जो समाज में घटित हो चुके हैं या जो हो रहे हैं, वहां से हम्म। वो इंस्पायर होकर के, यानी कि बिल्कुल। राइटर इतिहास में जा जा करके अलग अलग धरती की कहानियों को लेकर के आ रहे हैं। लेकर आ रहे हैं। और जब इतने बड़े लेवल पे लेके आ रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है अभिनेता, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल है। सिनेमा बिल्कुल। हॉल में क्या है कि आप घुस गए, घुस- घुस गए तो बैठ गए, बैठने के बाद फिल्म चली, उसमें कोई अभिनय अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी अब तो बैठ गए हैं, देखना ही है। हाँ। पूरा देख के निकलना। लेकिन यहाँ पर जी। मोबाइल पर आप हैं, तुरंत आप चेंज कर देंगे। बिल्कुल। प्लस आज के समाज में लोगों के अभिनय की समझ बढ़ गई है, क्योंकि विदेशों से और हर जगह से ग्लोबलाइजेशन होने से इतना कुछ उनको देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, हम्म। कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या नहीं बुरा है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो ऐसे ऐसे, और हर ओटीटी पर जब नया सब्जेक्ट आ रहा है तो सबको नए कलाकार भी चाहिए। हाँ। एक ही एक्टर को हर जगह तो नहीं रख सकते। सही बात, सही बात है। तो कलाकारों की मांग बढ़ गई, हाँ। क्योंकि खूब सारे वेब सीरीज बन रहे हैं, खूब सारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं। अब खूब सारे बिल्कुल। बन रहे हैं तो खूब सारे लोग चाहिए। अब जी। जिनकी जहां पहुंच है, जिनके लिए जो अच्छा है, उनको लेकर के वो काम
करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इज आगे द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्टर। बिल्कुल अगर आप ट्रेंड है तो इस समय एक अच्छा मौका है, लेकिन साथ में किस्मत भी है, क्योंकि अब इतने भी भीड़ जितना तो है। अगर हर दिन तो लोग भी तो आ ही रहे एक्टर हैं। भी तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर बहुत बढ़ गया, हर जगह कोचिंग हो रहा है, हर जगह लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, और हर आदमी तो एक्टर बनना चाहता ही है। आगे के आपके प्रोजेक्ट क्या-क्या हैं सर? आगे की फ़िल्में या फिर वेब सीरीज़ का थोड़ा-सा आप बताइए? आगे किस तरह के काम आएँगे? अभी फिलहाल तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, देखा जाए तो अभी सीजन 2 महारानी एक है जो दिसंबर वगैरह से शायद होगा। क्या इसके बात पहले कुछ प्रोजेक्ट के प्रोसेस चल रहे हैं, ऑडिशंस के, मीटिंग्स के। अब अच्छा। देखते हैं कौन वर्कआउट इट होता है, मीन्स कि कौन नहीं ये होता है। कन्फर्म है कि महारानी 2 आएगी, ये कन्फर्म है? 50%। अच्छा। वो क्योंकि हम लोग का इतना मानना है कि अगर कोई सीजन, कोई वेब शो बहुत हिट होता हाँ, है तो उसके सेकंड पार्ट 2 सीजन के लिए आने के चांसेस बढ़ जाते बढ़ हैं। और मुझे लगता है कि अभी इस समय चूंकि हिंदुस्तान का नंबर 1 जो 1 वेब सीरीज है वो अभी महारानी अभी महारानी भी बना ही हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और जी, ये पहला वेब सीरीज है जिसको परिवार के साथ लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। और बहुत अच्छे से काम हुआ। और वो हाँ। अच्छा हुआ कि खयाती वाला सीन भी हमारा थोड़ा सा अच्छा हो गया पारिवारिक दृष्टिकोण से। जी, जी। हाँ। हसीन दिलरुबा तो बीच में आपकी एक छोटी-सी फ़िल्म भी आई और उसमें आपका एक अच्छा कैरेक्टर भी है और उसका थोड़ा-सा आप ज़िक्र करिए, वो फ़िल्म आपको देखिए, वो कैसे मिल गई? छोटी फिल्म मेरे लिए तो नहीं है, महारानी के पहले वही सबसे बड़ी पिक्चर अच्छा, थी, अच्छा, क्योंकि ओके। उसमें बाज़ाब्ता 15 दिन की शूटिंग, शूट थी आपकी, जी। हाँ, हुँ, किया। और विनिल जी के साथ चूँकि मैंने 2 एड कमर्शियल किए हैं, फ़ोन पे अच्छा, और गूगल शायरी, तो अच्छा, वो अच्छा, मेरे काफ़ी दीवाने हैं, मुझे लगभग सब में बुलाते रहते हैं। ओके। तो उन्होंने मतलब मुकेश छाबड़ा के यहाँ इसकी जब मैं ऑडिशन पे गया था तो अपने एसोसिएट को भेजा था उन्होंने, अच्छा, कुणाल करके, कि आशिक हुँ, का हुँ, ऑडिशन तुम अपने सामने लेना। ओके। तो उसने मुझे अच्छे से ब्रीफ वगैरह करके मेरा ऑडिशन लिया था, और उसके बाद 2 हफ्ते बाद उन्होंने फिर मुझे ऑफिस में बुलाया कि आशिक, तुम्हारे साथ जो एक और कांस्टेबल होगा वो गांधी होगा, वो मैंने हाँ, तुम्हारे बैचमेट को ही ले लिया है ताकि तुम लोग की टाइमिंग अच्छी बने। अच्छी बन गई, जी। तो वो उन्होंने नीरज सूद को लिया था, लेकिन नीरज के साथ इत्तेफाक से वो डेट का प्रॉब्लम हो गया। तो शूटिंग पर जब मैं पहुंचा तो हरिद्वार में आलोक चटर्जी पहुंच गए थे उसकी जगह। अच्छा, ओके, हालांकि उनके सीन सब कट हो गए। ओके। अच्छा जो बिहार से आलोक हाँ। चटर्जी साहब जो महारानी में भी हैं वही? हाँ? आलोक चटर्जी साहब जो बिहार से हैं आई थिंक वो महारानी में भी हैं आप लोग के साथ? वो बिहार से नहीं है, वो भोपाल से हैं, अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। ओके, लेकिन वो वहां पर उस रोल को करने आए, नीरज सूद वाले। और अच्छा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहां पर काम किया, बट इत्तेफाक से एडिटिंग टेबल पर हमारे बहुत सारे सीन जो हैं कट वो हो गया। एडिट हो गए, और अब जो बचा है वो जिस रूप में है वो भी वो पसंद मेरा किया, तो काफी बच गया, आलोक बिल्कुल, चटर्जी का तो पूरा ही उड़ गया, कट और किया। बहुत सारे एक्टरों का काम उसमें उड़ गया। काफ़ी और मैं थोड़ा सा सौभाग्यशाली था कि थोड़ा चालित बहुत बच गया है। काफ़ी लेकिन अगर बढ़िया वो पूरे सीन भी जी, रहते तो और बेहतर होता। अच्छे होते। काफ़ी बढ़िया बातचीत हुई सर आपसे और मुझे लगता है कि आपका एक जो लंबा सफ़र रहा है एनएसडी के बाद भी और अभी तक का एंड महारानी जो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड रहा वो करना एंड देन उसके अरे बाद से इतनी सारी तारीफ़ें मिली। प्रेम को वाक़ई में लोग बहुत ज़्यादा प्रेम दे भी रहे हैं, ये भी एक हम लोग कह सकते हैं। जी, जी, जी। तो आखिरी करेक्ट। संदेश आप क्या देना चाहेंगे हम जैसे युवाओं को या फिर जो भी सिनेमा प्रेमी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब हम लोग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और हम लोग अब इस इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। सो आपसे एक आखिरी संदेश हम लेना चाहेंगे और आगे आपसे वादा भी लेंगे कि जब कभी भी कुछ नई फ़िल्में आएँगी, आपकी नई वेब सीरीज़ आएँगे तो आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बातचीत करेंगे। तो मैं यही संदेश देना हूँ कि सबसे पहले ये तय करना कि मुझे करना क्या है? ओके, और जिस समय आपने ये तय कर लिया कि मुझे करना क्या है, बस उस पे लग जाइए। या सोचिए मत, सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम है क्योंकि आपने तय कर लिया है कि मुझे एक अभिनेता बनना है। हुँ, तो अभिनेता बनने की अब जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप लग जाइए पूरे या जी-जान से, बाकी का काम ब्रह्मांड कर देगा। वाह! बहुत बढ़िया। लेकिन आपने खाली तय किया और जी-जान से नहीं लग रहे हैं, थोड़ा 50-50% थोड़ा इधर, कभी उधर, मतलब आपका डिसीजन अगर चेंज होता रहेगा तो फिर हाँ, दिक्कत होगी। हमने एक बार तय कर दिया था, तो हमने तय कर दिया और हम फिर अपना लगे हुए हैं, और देखते हैं ईश्वर कहाँ ले जाता है। इतना मुझे पता है कि ईश्वर तो आपको सही जगह ही ले जाएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत तो शुक्रिया बस सर आप आप
जी, मेहनत करिए, अपने ऊपर काम कीजिए और हमेशा एक अभिनेता के तौर पर अपने को विकसित करते रहिए। और विकसित करने का मात्र एक तरीका है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। सीखते रहिए। तो ग्रेट लर्नर बने रहना बहुत जरूरी है। और मैं इस मंच पर फिर से मतलब रेडियो अभिषेक का भी मयूर, जी, शुक्रिया जी, अदा जी, करूंगा, जी, जी, तुम्हारा भी करूंगा अभिनंदन। और जी, जी। खासकर महारानी में जो हमारे नरेन कुमार जी हैं, जी, सुभाष कपूर हैं, जी, करण शर्मा हैं और अपना नंदन है, और बिल्कुल, जितने लोग उस यूनिट के हैं उन सबका प्यार मोहब्बत और उनके मार्गदर्शन था। और जिस तरह से सहयोग मिला मेरे सारे कलाकारों का, पूरी यूनिट का, डायरेक्शन टीम का, सबके जी, प्रति मैं शुक्रिया अदा करते हुए, और अपने दर्शकों का कि बिल्कुल। इतना सारा प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। और हुँ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि अचानक से प्रेम कुमार ये हाइलाइट हो जाएगा के पूरे तरीके से। आने से जी, मेरे जीवन में इतनी सारी जो खुशियां, जो मान हाँ, सम्मान प्रसिद्धि है, वो आएगी। और बस अपना आशीर्वाद और अपनी दुआ बनाए रखिए कि इसी तरह से मैं और अच्छा काम करता बिल्कुल रहूं सर, और बिल्कुल, बेहतर ढंग से आपको एंटरटेन करता रहूं। बातचीत चल रही है, देखते हैं कहाँ कहाँ एकदम। क्या क्या होता है, क्योंकि अभी आज तो शुरुआत है। हाँ, हाँ, बिल्कुल आगे के आपके प्रोजेक्ट के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ रहेंगी एंड आगे फिर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त रेडियो मयूर को देने के लिए, हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक गाना गा दूं? एकदम, एकदम, एकदम। मैं भूल गया था आपका गाना वाला पार्ट मैं भूल गया था। या हाँ, तो ये छठे एपिसोड का ही गाना है, जब वो खयाती के साथ वो हुँ, गा रहा होता है। जी, और ये गाना काफी पसंदीदा है यूनिट का। बिल्कुल। तो मैं वही गाना सुनाता हूँ जो एकदम, महारानी में मैंने गाया। एकदम, एकदम। गोरे गोरे गाल तोरा, पातर पातर होठ हो, come baby you are a bomb baby, come baby you are a bomb baby। अरे बैया में भर के रानी हो, बैया में भर के रानी करी लपलप हो, गोरा गोरा गाल तोरा, लचके जब कमरिया तोरी, जियरा मोरा धड़के हो, लचके जब कमरिया तोरी, जियरा मोरा धड़के हो, तुमरे जो बन कर रस पीने को मन मोरा तरसे हो, करो न हम बेबी यू मी और हम बेबी आइटम बम बेबी। अरे बैया में भर के रानी हो, पैया में भर के रानी करी लप लप हो, गोरा गोरा गाल तोरा। बहुत 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 शुक्रिया, बढ़िया, थैंक बहुत यू। बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज।